हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTH स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है, तो 10th क्लास का बुक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज होता है जिसे हम लोग को जान लेना जरूरी है ना। अन्यथा हम बुक शुरू करेंगे तो आप लोग को वहां पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम बुक नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री, है ना। एकदम हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग केमिस्ट्री से बिल्कुल अनजान है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम हम लोग जीरो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज का पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है रसायन विज्ञान, है ना, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उसकी बनावट यानी संरचना, है ना, उससे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के बारे में या परिवर्तन के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। यानी शॉर्ट में याद रखना है कि जिसमें पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं ना, पदार्थों के गुण, संरचना, बनावट या रासायनिक अभिक्रिया से जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक है, अब रसायन विज्ञान को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? तो जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बायोलॉजी पढ़े, ठीक है, बायोलॉजी में मनुष्य के बारे में आप पूरा जान गए कि मनुष्य क्या करता है, कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन आपको केमिस्ट्री में क्या बोलेगा कि मनुष्य का शरीर बना कैसे, है ना, यानी कि मनुष्य के शरीर का निर्माण जो हुआ है ना, यदि शरीर मरा हुआ भी बॉडी है तो उसको देखेगा उसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो यह पूछा जाता है कि उसके जनक कौन है, यानी उसके पिता कौन है। तो रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो वो है लेवोजियर, है ना। लेकिन भारतीय रसायन के जनक कौन है? पीसी राय है। ठीक है, तो ये सब भी याद रखना है। चलिए, तो हम लोग को इसमें मुख्य रूप से पदार्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ तो ऐसा चीज होता है जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, है ना, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग जानेंगे कि पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ को मुख्य रूप से दो आधार पे बांटा गया है ना। पहला है भौतिक आधार पे और दूसरा है रासायनिक आधार पे, है ना। अच्छा, भौतिक और रासायनिक आप लोग समझते हैं कि नहीं? भौतिक का मतलब होता है शारीरिक और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, है ना। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई एक डंडा मार दिया, है ना, एक डंडा मार के आपको माथा फाड़ दिया, तो वो कैसा चोट दिया आपको? वो आपको भौतिक चोट दिया, है ना। अब एक आदमी क्या किया कि आपको एक केमिकल जहरीला सुई चढ़ा दिया, है ना। सुई चढ़ा दिया, उससे जहर फैल गया, उससे भी मृत्यु हो सकता है। तो वो आपको कैसा चोट दिया? रासायनिक चोट दिया, ठीक है ना। उसको कहते हैं रासायनिक और उसको कहते हैं भौतिक। तो यहाँ हम लोग भौतिक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ज्यादा यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक के बारे में, है ना। फिर भी ये जान लेना जरूरी है कि पदार्थ को दो आधार पे बांटा गया, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं पदार्थ: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे लकड़ी, ईंट, है ना, इस सबको कहीं भी रख दीजिएगा तो बेचारा जितना है उतना ही स्थान घेरता है ना, और उसका द्रव्यमान भी उतना ही रहता है। ठीक है, यानी उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। दूसरा है द्रव, है ना। द्रव में जैसे ले सकते हैं दूध, पानी, है ना। इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, है ना, वो गिलास में है तो उसका आकार गिलास जैसा है, उसको बोतल में डाल दीजिएगा तो उसका आकार बोतल जैसा होगा, लेकिन आयतन आयतन उतना ही रहेगा, है ना। एक गिलास है मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका क्या हो गया? द्रव का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। ये गैस जो है इसका दोनों अनिश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी, है ना। ये इसका मान लीजिए आयतन रहेगा 1 लीटर, लेकिन 5 लीटर के टंकी में रखिएगा तो पूरा 5 लीटर को टेक लेगा। 1 लीटर रहेगा लेकिन पूरा टेक लेगा, कब्जा पूरे पर कर लेगा, है ना। तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें जो अणु होते हैं वो अस्थाई होते हैं, वो बेचारा चलता नहीं है ना। इसमें गतिशील होते हैं हल्का हल्का,
और गैस में पूरा गतिशील होता है ना, एकदम तेज। तो मुख्य रूप से यही तीन चीज है। एक और है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जब कोई पदार्थ को एकदम ज्यादा से ज्यादा गर्म कर दे, है ना, तो उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है। और एक होता है बीईसी, ये कोई आदमी के नाम पर एक रखा गया है। तो इस पदार्थ के बारे में अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें तो अभी रिसर्च भी चल रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, भौतिक के बारे में हम लोग को चलना है रासायनिक आधार पे। ठीक है ना। तो रासायनिक आधार पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। ठीक है ना। अब ये तत्व क्या है और यौगिक क्या है? तो तत्व जो होता है, तत्व के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं ना। अभी ये जान लीजिए कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको दो या अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे में क्या हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है। उसी तरह से आधातु, सॉरी सॉरी, कहा हम लोग थे, यहाँ थे, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है। और यौगिक क्या है? जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं, जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं, या तीन तत्व या दो से अधिक तत्व मिलकर जो बनाते हैं उसे कहते हैं यौगिक। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया? जल बन गया। यहाँ क्या हो गया? सोडियम और क्लोरीन मिल गया तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। अभी हम लोग इस वीडियो में यही चीज सीखेंगे कि आखिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कैसे जल बना, इसका नाम जल कैसे है, इसका सोडियम क्लोराइड नाम कैसे पड़ा, ये सब सीखने वाले हैं, है ना। और तीसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, जो एक ही प्रकार का होता है, उसको कहते हैं मिश्रण, है ना। देखिए मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ मिला हुआ रहता है। ठीक है। अब कहिएगा कि तो यौगिक में भी वैसा ही होता है, तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके पहचानने का एक तरीका है। यदि जिसका फॉर्मूला होता है वो यौगिक, जिसका फॉर्मूला होता है यौगिक, और जिसका फॉर्मूला नहीं होता है वो क्या हो गया? मिश्रण। जैसे मिश्रण में वायु है, वायु का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। दूध, दूध का कोई फॉर्मूला नहीं है। खून, खून का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक ना। खून का यदि फॉर्मूला होता तो अब तक कितना खून बना दिया जाता, है ना। खून का कितना जरूरत पड़ता है। तो ये होता है जिसका फॉर्मूला नहीं है, मिश्रण। ठीक है। जिसका फॉर्मूला है और वो यदि सिंगल है तो तत्व, और एक से अधिक मिला हुआ है तो यौगिक। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या पढ़ना। अच्छा, यौगिक भी आगे चल के पढ़ेंगे। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। जब हम लोग बुक शुरू करेंगे ना तो एक पूरा चैप्टर ही इसी पर है, कार्बनिक यौगिक पर। ठीक है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समान और एक होता है विसमान। समान का मतलब होता है वैसा मिश्रण जिसको हम लोग देखें तो देखने से पता ना चले, देखने से पता ना चले। जैसे मान के चलिए कि पानी है ना, पानी में शरबत, पानी में चीनी घोल दीजिए तो शरबत बन गया, पता चलेगा चीनी और पानी अलग अलग पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हो गया समांग मिश्रण। ठीक है। अब विषमांग क्या है? विषमांग होता है जैसे गेहूं है ना, गेहूं में कंकड़ है, गेहूं में कंकड़ तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया? विषमांग हो गया। समझ गए? चलिए, ये सब के बारे में भी हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा हम लोग को पढ़ना है अभी तत्वों के बारे में। ठीक है ना। अब तत्व जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तत्व कै तरह के होते हैं? एक होता है धातु, एक होता है दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे? इसका पहचानने का तरीका है, पहचानने का, जिससे बिजली जो होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा पूरा जाए तो उसको क्या कहते हैं? धातु। और जिससे विद्युत धारा जाए ही नहीं उसको क्या बोलते हैं? अधातु। और जिससे विद्युत धारा जाए लेकिन हल्का हल्का जाए उसको क्या कहते हैं? उपधातु। ठीक है ना। जैसे देखिए धातु, हम लोग का बिजली का तार है या मोटर का तार है, ये सब तार क्या चीज का बना होता है? ये सब तांबा का बना होता है ना। सोना का बन सकता है लेकिन सोना महंगा होता है इसलिए नहीं बनता है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक वही है। तो धातु जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, तो इसीलिए धातु को विद्युत का सुचालक या चालक भी कहते हैं। ठीक है ना। इससे विद्युत धारा पूरा जाता है ना। और ये धातु से विद्युत धारा जाता ही नहीं। जैसे लकड़ी, लकड़ी से विद्युत धारा जाएगा? नहीं जाएगा। या प्लास्टिक, प्लास्टिक से जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये सब अधातु हो गया। ये सब क्या हो गया? अधातु। उपधातु में क्या होता है? विद्युत धारा जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा। जैसे मोबाइल में हम लोग का सिम होता है ना,
सिम के पीछे देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा पीला पीला टाइप पर दिखाई देगा, है ना, या मेमोरी कार्ड है उसमें भी रहता है, ठीक है। या आजकल जो बल्ब आया है उजला वाला, उसमें भी कुछ वैसा ही सिस्टम है। तो उस समय क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है, उस समय क्या रहता है, सिलिकॉन। तो जैसे हम लोग का मोबाइल का चार्जर है ना, उसमें भी वही सिस्टम है ना। और नहीं तो डायरेक्ट घोप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मोबाइल उड़ जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है, समझ गए। अब देखिए यहां से एक चीज और जान लीजिए कि वैसा जो धातु से बने होते हैं जिसमें ज्यादा बिजली की जरूरत होता है, उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक। जैसे पंखा, पंखा में पूरा विद्युत धारा का जरूरत है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक कहेंगे, है ना। लेकिन जिसमें कम विद्युत धारा का जरूरत होता है, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। जिसमें कम विद्युत धारा की जरूरत होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और जिसमें ज्यादा विद्युत धारा की जरूरत होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब मोटर बताइए क्या है, इलेक्ट्रिक है, क्योंकि उसमें ज्यादा विद्युत धारा चाहिए। पंखा भी क्या है, इलेक्ट्रिक है। लेकिन मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है ना। जिसमें कम विद्युत धारा की जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और जिसमें ज्यादा विद्युत धारा की जरूरत पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। लेकिन यहां हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं तत्व के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जाने कि तत्व कैसे बना है, कैसे बनता है, इसका संरचना, इस सब के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझेंगे तत्व, है ना। तत्व क्या है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है ना। लेकिन आगे चलकर फिर ये भी पता चला कि इसे भी बांटा जा सकता है ना। जब इसको परमाणु के भी तोड़कर एकदम छोटा छोटा करके देखा तो देखा कि नहीं, परमाणु में भी कुछ कण पाए जाते हैं, है ना। तो परमाणु में भी 3 कण और पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो है आवेशहीन, ठीक है ना। यहां से जानिए परमाणु का खोज किए थे रदरफोर्ड। कौन खोज किए थे, रदरफोर्ड, है ना। उसके बाद जब परमाणु का खोज किए तो परमाणु को भी तोड़ को देखा गया कि बीच में कुछ है कि नहीं, है ना। तो उसको खोज करते करते बीच में देखे तो गोल्डस्टीन ने बताया कि नहीं, इस परमाणु के नाभिक में कोई एक और कण है, कोई एक और कण है ना। तो कौन, उस कण का खोज किए, लेकिन नाम उसको नहीं रखे। नाम उसका कौन रखे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने उस कण का नाम दिया प्रोटॉन, है ना। ऐसे रदरफोर्ड का कहना था कि जब परमाणु का खोज हमने किया तो उसमें जो भी कण है उसका खोज का विषय हमें जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये कहें कि नहीं, उसका तो खोज हमने किया, लेकिन खोज प्रोटॉन के किए गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन नाम कौन दिया, रदरफोर्ड, है ना। समझ गए। जैसे मान के चलिए कि बेटा किसी और का हो लेकिन नाम कोई और दे दे, नाम देने में कोई दिक्कत है, नाम तो कोई भी देता है ना। ये नाम रख दीजिए, ठीक है, तो नाम ये रखे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आई, दोनों में जब तक झगड़ा चल रहा था तब तक चैडविक नाम का, वो भी आन कर यहाँ नाभिक में देखे कि कुछ है, तो उन्होंने भी नाभिक में देखा कि एक और कण है ना, और उसका नाम दिए न्यूट्रॉन, और ये है आवेशहीन, आवेशहीन। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जे थॉमसन, उन्होंने भी नाभिक में देखा कि कुछ और मिल जाए हमें भी, है ना। लेकिन उनको नाभिक में कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने देखा कि नाभिक के बाहर कुछ कण ऐसे हैं जो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं ना। तो उनको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ, ठीक है ना। और यहां से ये जान गए कि इसका माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का प्लस, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं नाभिक में, दोनों होते हैं नाभिक में। तो नाभिक में क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज। तो ये जब ये प्लस है ये माइनस है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बहुत ऊर्जावान होते हैं ना, इसमें बहुत एनर्जी होता है। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी होता है वो अस्थाई नहीं रहते हैं। जैसे छोटा बच्चों को देखते हैं, उन लोग में एनर्जी ज्यादा होता है तो उन लोग हमेशा दौड़ते रहता है, खेलते रहता है, कूदते रहता है, कभी अस्थाई नहीं बैठता। तो इलेक्ट्रॉन में भी बहुत ऊर्जा होता है, इसलिए क्या होता है, चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है ना। या इस तरह से भी समझिए कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो जहां एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है तो दोनों में क्या होता है,
अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण। तो इसीलिए देखिए ये पी है ना, ये प्रोटॉन, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अब आकर्षित हो गया तो इसी के चक्कर में ये गोल गोल चक्कर लगाते रहता है ना, समझ गए। चलिए अब आगे यहां से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, ये है नाभिक इसका, इसको +4 से दिखाएं। अब कोई भी परमाणु क्या चाहता है, कोई भी परमाणु ये चाहता है कि पहले कक्षा में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन हो, पहले कक्षा में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन हो और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बाहरी कक्षा, कभी कभी दूसरा कक्षा भी बाहरी होता है, कभी तीसरा होता है, कभी चौथा, कभी पांचवा, कोई भी कक्षा बाहरी हो पहला छोड़कर। यदि पहला कक्षा ही बाहरी कक्षा हो जाएगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहेगा, लेकिन पहला कक्षा छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहरी, कोई भी कक्ष बाहरी कक्ष हो जाए तो बाहरी कक्ष में क्या चाहता है, कोई 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए चाहे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग सोडियम का एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सोडियम है ना। तो सोडियम का जरा हम लोग संरचना देख लेते हैं किस तरह का है ना। ये है सोडियम, ये नाभिक है ना, यहाँ पे +4 होता है, ठीक है। ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। दूसरी कक्षा में कितना होगा, 8 होगा। और इसका तीसरा कक्षा जो है वो क्या हो गया, बाहरी कक्षा हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी परमाणु ये चाहता है कि बाहरी कक्षा में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये भी चाहेगा कि मेरा बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या करेगा, किसी से 7 मांगेगा, है ना। अब ये बताइए जिससे 7 मांगेगा वो ये भी तो कह सकता है कि तुम ही 1 दे दो, है ना, तो मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन यदि कोई दे भी देना तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता है ना। क्यों नहीं संभाल सकता है, देखिए जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है। अब प्रोटॉन पर होता है +4 और न्यूट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है -4, ठीक है ना। तो इसका परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे, है ना। तो +4 भी बराबर है और -4 भी बराबर है। अब देखिए प्रोटॉन यहाँ बैठा हुआ रहता है, कहाँ रहता है, प्रोटॉन रहता है नाभिक में, है ना। और ये अकेले इस सभी को क्या करता है, संभाल के रखता है ना। तो देखिए इसका भी प्रोटॉन भी 11 है प्लस में और इलेक्ट्रॉन भी 11 है माइनस में। तो 11 को संभाल सकता है ना। लेकिन जब उधर से 7 को कोई दे देगा तो ये हो जाएगा 18 और ये बचेगा 11। तो 11 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये परमाणु ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परमाणु ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब परमाणु नष्ट होगा इसका मतलब ये तत्व जो है सोडियम वही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1-2 कम बेसी होता है तो संभाल सकता है, लेकिन तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या करेगा, ये दे नहीं सकता है, लेकिन ये चाहेगा कि मेरा बाहरी कक्षा में जब भी हो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके लिए क्या करेगा कि एक किसी को दे देगा, एक किसी को दे देगा। तो जैसे ही एक किसी को दे देगा इसका देखिए ये कक्षा ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो इसका अष्टक भी पूरा हो गया और ये किसी को दे भी दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका अष्टक पूरा हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई देता है या जितना इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है उसी को कहते हैं संयोजकता, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो इसीलिए सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो सोडियम का संयोजकता होगा 1, है ना। लेकिन एक दिया है, एक दिया है, तो इसीलिए इसका संयोजकता किसमें होगा, प्लस में होगा, किसमें होगा, प्लस में, ठीक है। अब चलिए क्लोरीन में आ जाइए, ठीक है ना। क्लोरीन का क्या होता है, चलिए ये पहली कक्षा हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरी कक्षा में क्या होगा, ये देखिए तीसरी कक्षा में इसका 2 8 10 और 7 17 हो गया ना, इसका 17 परमाणु संख्या होता है। अब देखिए इसका ये भी चाहेगा कि मेरा बाहरी कक्षा में कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। अब देखिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होगा,
या तो ये पहला कक्षा 7 किसी को दे के खत्म कर ले, तो फिर ये यही वाला 12 कक्षा 8 हो जाएगा, या किसी से एक ले लेगा। तो 7 किसी को दे भी नहीं सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता? यदि ये 7 किसी को दे देगा तो इलेक्ट्रॉन बचेगा 8 और 2 10, कितना बचेगा 10, और प्रोटॉन कितना था? प्रोटॉन था 17। अब प्रोटॉन जब 17 रहेगा तो 17 मिलकर अपना दाने खींचेगा, तो ये जो 2 कक्षा में 2 और 8 है वो सब कहाँ? आन के नाभिक में गिर जाएगा, आन के नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन इससे ताकतवर हो जाएगा तो खींच के यहाँ लान लेगा। इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता है ना। 3 तक ज्यादा से ज्यादा होता है ना। विशेष स्थिति में 4 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 3 तक होता है। तो ये क्या करेगा? किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किससे ले लेगा? जैसे सोडियम यहाँ था ना, सोडियम से ले सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? एक ले लेगा तो पूरा हो जाएगा। तो इसका क्लोरीन का जो संयोजकता है या वैलेंसी उसको बोलते हैं, कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। लेने का मतलब क्या होता है? ऋण ले रहा है, तो यानी कि इसका जो संयोजकता होगा वो 1 होगा, लेकिन इसका संयोजकता कैसा होगा? माइनस में। कैसा होगा? माइनस में। माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि एक किसी से कर्ज लिया तो माइनस में, अब ये है एक किसी को दे दिया तो ये प्लस में है। लेकिन संयोजकता को हम लोग को प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस ये इतना समझ लेना है कि क्लोरीन का संयोजकता 1 है और सोडियम का भी संयोजकता 1 है ना। सिर्फ ये होता है कि ये ऋण में ये मतलब माइनस है या ये प्लस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाइड्रोजन को समझ लीजिए, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, तो इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है ही है, ये पहली कक्षा ही है, तो पहली कक्षा में 8 का जरूरत नहीं है, 2 का जरूरत है, तो 1 ले लेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसका संयोजकता क्या होगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक ये लिया है, एक क्या किया है? लिया है, तो इसका क्या हो सकता है? माइनस में हो सकता है ना। ऐसे ये इसमें थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको, इसमें सहसंयोजन होता है, इसलिए ये माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, दोनों में होता है ना। इसको अभी इसीलिए H है ना, से H नहीं लिखाता, H2 लिखाता है। अभी बताएंगे आगे, हम थोड़ा सा चलेंगे तो। अब देखिए हीलियम है, हीलियम का क्या होता है? He2 होता है, He2। इसका पहले कक्षा में कितना है? 2 है। बताइए, इसका पहला कक्षा में 2 ही की जरूरत है और 2 है ही है, तो ये किसी से लेन देन कुछ करेगा ही नहीं, चुपचाप अपना रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 0। पहली कक्षा में इसका 2 है, तो ना ही किसी से मांगेगा और ना किसी को ये देगा, इसका काम ठीक है, ये एकदम राजा है, ठीक है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं जो ना किसी से लेन देन करता है, उसका संयोजकता क्या होता है? 0। और ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय बोलते हैं, है ना। इसको किसी से मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या वाले जितने भी तत्व है उसका संयोजकता निकाल सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ निकाल के रखा है, देखिए हाइड्रोजन का तो यहाँ निकाल दिए, 1 आया, हीलियम का 0 आ गया। अब लिथियम का 1 होता है, कैसे होता है? ऐसे देखिए, लिथियम लिथियम का 3 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो पहली कक्षा में 2 रहेगा और दूसरी कक्षा में 1 रहेगा, है ना। अब बताइए, इसमें यदि चाहे कि हम बाहरी कक्षा है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 कोई देगा तो ये अपना 1 दे देगा, किसी को 1 किसी को दे देगा, तो दे देगा 1, तो इसका संयोजकता 1 होगा, इसका संयोजकता 1 होगा। अगला है बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है ना। तो ये होगा 2 और ये होगा 2, है ना। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब इसको भी 6 चाहिए, तो 6 का ये भी किसी को दे देगा, तो पहली कक्षा 1 ही कक्षा बचेगा, तो पहली कक्षा में 2 ही चाहिए, तो ये 2 दिया, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे है बोरान। बोरान का क्या होता है? B5 होता है, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 और कितना हो जाएगा? 3। तो इसको भी 5 चाहिए, तो ये भी 3 किसी को दे देगा, तो इसका संयोजकता कितना होगा? 3 होगा, है ना। अच्छा, कार्बन का थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो ये 2 होगा, अब ये 4 होगा, है ना। तो 4 किसी को ले सकता है या 4 किसी को दे सकता है, यदि लेन देन होगा तो। वैसे तो होता नहीं है, तो इसीलिए इसका कितना होगा? 4 होगा। ये देगा भी तो किसी को 4 देगा, नहीं तो ले लेगा भी तो 4 4 8, तो 4 होगा, है ना। तो इसका 4। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का 7, तो 2 है और 5 है, देखिए 3 ले लेगा तो पूरा हो जाएगा ना, तो नाइट्रोजन का 3 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा। चाहे जितना लेगा चाहे जितना देगा, उसी को संयोजकता कहते हैं। देखिए यहाँ लिख के रखे हैं
संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप 20 तक निकाल सकते हैं ना, ऐसे हम 20 तक निकाल के रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो किस तरह से यौगिक का निर्माण होता है, किस तरह से उसका नाम। जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो किस तरह से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, मान के चलिए एगो तत्व ए है और दूसरा तत्व बी है ना। और जब भी दो तत्व मिलेंगे तो पहले का संयोजकता होता है वो प्लस में होता है और दूसरे का संयोजकता माइनस में होता है ना। वो लिखा नहीं जाता है प्लस माइनस, लेकिन हम लोग जाने कि दो तरह का संयोजकता होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो जब भी दो तत्व मिलता है तो एक प्लस वाला रहता है और एक माइनस वाला। ठीक है ना। तो इस तरह से ए और बी मिलेगा तो क्या बनेगा, ए और बी बनेगा। ठीक है, अब बी का जो वैलेंसी होगा संयोजकता वो ए के जड़ में लिखाएगा और ये वाला जो वैलेंसी होगा वो बी के जड़ में लिखाएगा। ठीक है, इसको देखिए ऐसे समझिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलेगा तो यहाँ लिख दिए हाइड्रोजन और यहाँ लिख दिए ऑक्सीजन। अच्छा ये देखिए 2 नहीं लिखना है, ये 2 ऐसे ही लिखाता है। ठीक है ना, इसका कुछ वजह है। क्या वजह है, चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए ये है एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये भी एक है हाइड्रोजन। देखिए इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये चाहता है, ये इसको कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये इसको कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। दोनों का एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ना ये देता है ना वो देता है ना। तो कहता है कि चलो हम लोग दोनों मिल जाओ, है ना, थोड़ा सा आगे तुम भी बढ़ जाओ और थोड़ा सा आगे हम भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों बढ़ गया है ना, और दोनों मिला के क्या कर लिया, एक बंधन बना लिया। ठीक है ना, और ये बंधन कुछ इस तरह से बना लिया कि जब इसका काम आएगा तो ये काम देगा, और जब इसका काम पड़ेगा तो ये काम देगा। और ये देखिए ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से हो गया, देखिए इसमें भी आ गया नहीं दोनों, और ये वो इधर से होगा, इसमें भी आ गया। ठीक है ना। अब दोनों के देखिए बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इसीलिए जब भी हाइड्रोजन रहता है तो दोनों जोड़ा में रहता है ना, ताकि दोनों का काम चलते रहे, है ना। इसमें होता क्या है कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, 8 या 2 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि इसका पहली कक्षा ही बाहरी कक्षा है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना चाहिए। तो आप देखिए ये है, इसका यदि बाहरी कक्षा हम लोग ऐसे मान ले, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना इसमें, इसको ही माने तो ऐसे होगा ना। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मान लिया जाए कि एक हाइड्रोजन है, इसका नाभिक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक और यहीं पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, ये भी है हाइड्रोजन। इसका मान लीजिए कि ये रहा परमाणु इलेक्ट्रॉन और ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए ये कुछ इस तरह से चक्कर लगाएगा दोनों कि एक दूसरे की कक्षा में दोनों जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे चलेगा, ये इस तरह से चलेगा, और ये देखिए ऐसे जाएगा, ठीक है ना, फिर ऐसे घूमेगा दोनों। देखिए दोनों की कक्षा में घूम रहा है कि नहीं, और दोनों ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। और दोनों ही इस तरह से इतना स्पीड में घूमेगा, ये वाला इतना स्पीड में कि हम लोग को देखने में क्या लगेगा, देखने में लगेगा कि दोनों एक साथ घूम रहा है, दोनों एक साथ घूम रहा है। जहां जाएगा वहां लगेगा कि दोनों एक साथ है, दूरी पर रहता है लेकिन देखने में लगेगा कि दोनों एक साथ है। जैसे पंखा देखे है, पंखा का तीनों पंखुड़ी अलग अलग होता है ना, लेकिन जब घूमते रहता है तो हम लोग को पता चलता है अलग है। इतना स्पीड में घूमता है कि लगता है कि नहीं बिल्कुल एक ही साथ है सब, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी लगता है, इस तरह से चलता है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे। देखिए दोनों कक्षा में घूम रहा है ना। तो इसीलिए जब भी हाइड्रोजन रहता है तो जोड़ा में रहता है, इसीलिए H2 लिखाता है। अब एगो हाइड्रोजन ही ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, इस तरह के तत्व। तो इसीलिए जब यहाँ यौगिक का निर्माण होगा तो ये वाला 2 नहीं लिखाएगा, 2 तो अकेले रहता है तब लिखाता है ना, क्योंकि अकेले उसका काम नहीं चलता है, दोनों को मिलना पड़ता है, इसीलिए तो H2 लिख दिए। अब इसका देखिए वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी अभी हम लोग सीखे थे 1 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है। तो ऑक्सीजन वाला इसके जड़ में लिखाएगा 2, इसके वाला इसके जड़ में 1 लिखाएगा, तो 1 नहीं लिखाता है, ये बन गया H2O, है ना। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सहयोग करेगा तो क्या बनेगा H2O। यदि इसका नाम देना चाहे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अकेले ऑक्सीजन कहलाता है लेकिन बाद में क्या कहलाता है, ऑक्साइड। देखिए यहाँ लिखे हैं
ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ना है, क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ना है, SO4 को सल्फेट पढ़ना है। अब देखिए तत्व नहीं है, जब एक से अधिक तत्व मिला हुआ रहे तो उसको मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलक। कभी कभी एक तत्व भी मूलक का काम करता है अकेले भी, लेकिन यहाँ देखिए दो है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलकर एक काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? मूलक। मूलक क्या होता है? मूलक इस तरह समझिए, मान के चलिए कि 2 4 10 आदमी मिलकर कोई काम करने लगे, है ना, और उस ग्रुप का कुछ नाम दे दे, तो वही है मूलक। जैसे मान के चलिए कि पुलिस, पुलिस क्या आदमी ना होता है, लेकिन वो आदमी मिलकर चोर पकड़ने का काम करता है, तो उसका नाम पकड़ा गया, नाम धर गया क्या? पुलिस। ठीक है, तो इस तरह से मूलक होता है। मूलक क्या होता है? मूलक भी वही काम करता है, इसमें एक से अधिक तत्व मिला हुआ रहता है। कभी कभी अकेले भी तत्व मूलक का काम करता है ना। जैसे कभी कभी एक डॉक्टर हॉस्पिटल का काम चला लेते हैं, है ना, तो कभी कभी कई डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये हो गया मूलक। देखिए कार्बोनेट भी मूलक है इसका। अच्छा, ये जितने भी मूलक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक, है ना। और इसका संयोजकता आप लोग को याद कर लेना चाहिए, है ना। यदि आप लोग पास नहीं है तो मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें हम PDF बनाकर भेज देंगे सब मूलक का, है ना। मूलक दो प्रकार के होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए सोडियम और क्लोराइड मिलेगा तो क्या बनेगा? ये क्लोरीन है, सोडियम का सोडियम लिख दीजिए। यहाँ भी Cl2 नहीं, क्लोरीन है, ठीक है ना। अब सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, 1 देता है तो ये धन है, और ये क्या है? ऋण है। पहले धन वाला लिखा था, बाद में ऋण वाला, ऐसे ही संयोग होता है, ठीक है ना। और क्लोरीन का भी 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया। इसका नाम क्या दे सकते हैं? सोडियम। और क्लोरीन को क्या पढ़ना है? क्लोराइड। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। लेकिन इसका फेमस नाम क्या है? जल। क्या नाम है? जल। तो इसको जल बोल सकते हैं। इसका भी उसी तरह से लिखिए, ये हो गया Al, ये हो गया O। एल्युमिनियम का होता है 3 और ऑक्सीजन का होता है 2, यहाँ लिखा जाएगा 2, यहाँ लिखा जाएगा 3, बदल कर लिखना है। अब इसका नाम क्या देंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? Ca। कैल्शियम का 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, जब बराबर रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो नहीं लिखाएगा 2, तो CaO हो जाएगा। CaO, Ca का मतलब कैल्शियम और O का मतलब ऑक्साइड, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि दो तत्व मिलकर किस तरह से यौगिक का निर्माण करता है, और उसका यौगिक बना भी लीजिएगा, नाम भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे कुछ और भी है यौगिक जिसका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये सोडियम और क्लोरीन मिला तो क्या बन गया? इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा यहाँ देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो यहाँ CO बना, और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन से किया तो CO2 बना। अब ये एक सवाल है कि यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ CO क्यों बना, यहाँ CO2 क्यों बना? तो ऑक्सीजन का जब कम मात्रा रहता है तो CO बनता है, और जब अधिक मात्रा रहता है तो CO2 बनता है। अब इसका नाम कैसे रखे? तो C मतलब तो कार्बन हो गया, और O का मतलब ऑक्साइड, O का मतलब ऑक्साइड। अब यहाँ भी C का मतलब कार्बन और O का मतलब ऑक्साइड, ठीक है। अब दोनों एक ही है तो कैसे पता चलेगा कि किसका बात चल रहा है? तो इसका देखिए पहचानने का एक तरीका है। यहाँ ऑक्साइड कै गो है? 2 गो है। यहाँ कै गो है? 1 गो है ना। तो एक के लिए क्या पढ़ते हैं? मोनो, ग्रीक भाषा है, और 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोना, और 10 के लिए डेका। तो यहाँ पे कै ऑक्साइड है? 1, तो यहाँ 1 के क्या लिखेंगे? मोनो। क्या लिखेंगे? मोनो। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ 2 गो है तो 2 के लिए क्या पढ़ेंगे? डाई। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इस तरह 3 रहेगा तो टेट्रा ऑक्साइड, 4 रहेगा तो 3 रहेगा तो टेट्रा ऑक्साइड, 4 रहेगा तो टेट्रा ऑक्साइड, है ना, और 3 रहेगा तो ट्राई ऑक्साइड। इस तरह से पढ़ेंगे, है ना। चलिए कुछ और भी यौगिक लेते हैं, उसको बनाना, उसका नाम लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, सल्फेट है, इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। देखिए इसे लिख दिए हैं, ये एक मूलक है ना। इसका वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 या तो यहाँ लिखाएगा नहीं, इसे घेर के 1 लिखते, 1 नहीं लिखाता है, यहाँ 2 लिखा गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है।
और ये है सल्फेट, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। लेकिन इस किस नाम में फेमस है, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, बल्कि इसको ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। किसी किसी का नाम ओरिजिनल रहता है, फेमस हो जाता है ना दूसरा नाम से। जैसे ये क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उनका ज्यादा नाम कौन सी फेमस हो गया, माही, माही माही बोलते हैं ना। तो उस तरह से यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट है, लेकिन इसका प्रचलित नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए अब इसको देखते हैं, कैल्शियम का क्या लिख सकते हैं हम लोग, Ca लिख सकते हैं, और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, तो HSO4, ठीक है ना। इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो इसका वैलेंसी यहाँ जड़ में लिखा जाएगा, ठीक है। इसका 1 होता है तो 1 नहीं लिखाएगा। अब इसका नाम क्या देंगे, तो इसका नाम दीजिए हम लोग कैल्शियम, क्या नाम देंगे, कैल्शियम। और ये है हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब देखिए इसका एक तरह और भी नाम दे सकते हैं, ये अंदर वाला, बाहर वाला भी नहीं देख रहे हैं, ये अंदर में देखिए हाइड्रोजन क्या पीस है, 1 पीस। तो जहां पे इस तरह 1 पीस हाइड्रोजन रहे तो उसका बाई नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, बाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगेगा, है ना, क्योंकि अब छोटा छोटा चीज जो भी था वो हम लोग सब यहाँ से सीख गए। यहाँ से आप लोग को एक चीज याद कर लेना है, वो है मूलक, है ना। एक होता है धन मूलक और एक ऋण मूलक, 2 कॉलम होता है ना, उसको याद कर लेना है। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भेज देंगे, है ना, और बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, चार्ज वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप लोग कमेंट भी करें। आप लोग लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना, और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो बनाएंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद।